आज हम लोग YouTube लाइव में जो मौजूदा साहित्यिक परिदृश्य है हिंदी का, जिसको लेके तरह तरह की भ्रांतियाँ और तरह तरह के कॉन्सेप्ट और तरह तरह की धारणाएं प्रचलन में हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा। और ये इसमें मेरी किसी को लेकर कोई निंदा या आलोचना करने की इच्छा नहीं। एक जो वस्तु स्थिति है उसे समझने के लिए ये एपिसोड मैंने किया है। ये जो मौजूदा परिदृश्य है, इस की खूबी है कि ये अधिकतर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। सब अपने अपनी दुनिया में, अपने अपने ख्यालों में एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से लगे हुए हैं और मस्त हैं। ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, चूँकि पढ़ने लिखने की आदत लोगों में कम है, इसलिए मैं उसे चाहता हूँ कि वो एक वीडियो कल्चर के तौर पर भी सामने आए। ये बहुत पहले मैंने लिखी थी ये चीज़, इसमें आज की बातें भी शामिल है सारी। साहित्य का वर्तमान बदला रूप अधिकतर लोगों की समझ में नहीं आ रहा। इन दिनों भाषिक प्रयोगों और मध्यकालीन विषय वस्तुओं की प्रासंगिकता नजर आ रही है। कुछ हैं जो अब प्रगतिशील आंदोलन के प्रयोगों के आगे नहीं बढ़े हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो अब भी छायावादी भावबोध में जी रहे हैं। यही हाल कथा साहित्य का है। किसी को कथा साहित्य सरित सागरी कहानियों का फॉर्मेट अच्छा लगता है तो कुछ के लिए प्रेमचंद का कथा रूप अपील करता है। कुछ ऐसे हैं जो राजेंद्र यादव के दीवाने हैं तो कुछ को उदय प्रकाश के कथा के जादू यथार्थ के दर्शन होते हैं। तात्पर्य है कि हिंदी में साहित्य के नाम पर प्राचीन से लेकर नवीन सब कुछ चल रहा है। हिंदी में एक और चीज दिखाई दे रही है, वो ये कि अतीत से लेकर अत्याधुनिक वर्तमान शिल्प के प्रयोगों का तांता लगा हुआ है। कुछ मेडिवल पीरियड के भी प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग मॉडर्न पीरियड के भी प्रयोग कर रहे हैं। यही हाल पॉपुलर कल्चर का, क्योंकि अब साहित्य की कोई भी बात जो है वो ये जो पूरा जो कल्चरल परिदृश्य है, पॉपुलर कल्चर का परिदृश्य है, मास कल्चर का परिदृश्य है, इसके बिना नहीं हो सकती। नॉर्मली क्या है कि साहित्य के लोग साहित्य पर ही केंद्रित होकर बात करते हैं, वे बाकी चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं। यही हाल पॉपुलर कल्चर का है। उसमें भजन से लेकर भांगड़ा तक, पॉप संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक, सब में फ्यूजन चल रहा है। बगैर किसी सिद्धांत और मकसद के पुरानी से लेकर नई शैलियों और देशी विदेशी सिद्धांतों की खिचड़ी साहित्य में परोसी जा रही है, कलाओं में परोसी जा रही है। सिर्फ अंतर वस्तु पर बहस कम से कम हो रही है। अतीत की शैलियों से लेकर अत्याधुनिक शैलियों का मनमाना प्रयोग इस बात का संकेत है कि कलाओं में नियम रहित अतीत का संगम हो रहा है। शैलियों की को संतुलित कर देने, एक ही धागे से पिरो देने की इस प्रवृत्ति ने खास किस्म के सर्व संग्रहवाद को जन्म दिया है। साहित्य जो है सर्व संग्रहवाद नहीं है, बल्कि साहित्य जो है वो एक तरह से रिक्रिएशन है, जीवन का पुनर्सृजन है। वह वास्तव के बजाय कल्पना का खेल है। वास्तव उसमें सहारे के लिए होता है, जैसे आटे में नमक, लेकिन कथाकार उसे वास्तव के रूप में व्याख्यायित करने में लगे हैं। दूसरी ओर वास्तव घटनाओं का नकली रूप टीवी चैनलों से नाट्य रूपांतरण के जरिए आ रहा है। कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो बता रहे हैं कि वेदों की ऋचाएं, लोकगीत, महाकाव्यों की कविताएं, आज सब कुछ सच था। पूरा का पूरा एक स्कूल, प्रतिक्रियावादी स्कूल विकसित हो चुका है जो कि साहित्य में इस चीज को प्रक्षेपित कर रहा है। अब तो वो हालत ये हो गई है कि वे इतिहास के तौर पर रामायण और महाभारत को भी पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए उन्होंने रिकमेंड कर दिया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में रामायण महाभारत पढ़ाया जाए। वे उन्हें, यानी प्राचीन चीजों को, उन्हें किसी न किसी वास्तव घटना से जोड़ रहे हैं और उनकी वैधता भी तलाश कर रहे हैं। यानी साहित्य सच है, सच के अलावा कुछ भी नहीं है। कलाओं में सच के पूजकों की ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। वे बता रहे हैं कि सब कुछ उपभोग के लायक है।
सब कुछ आत्मसात किया जा सकता है। सब कुछ कला और सब कुछ यथार्थ के नारे के नाम पर अतीत से लेकर वर्तमान तक की विलक्षण खिचड़ी पक रही है और उसे हम अनालोचनात्मक ढंग से ग्रहण कर रहे हैं। ये जो सब कुछ कला है के नारे के मानने वालों को साहित्य में कैसे प्रतिष्ठित किया गया या किया जा रहा है और सबकी रचनाओं को एक ही पदबंध में कैसे बांधा जा सकता है, इसका साहित्यिक खेल के कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे कि आप इसे एक तरीके से समझ सकें। नया ज्ञानोदय एक पत्रिका निकलती है, उसने 2 विशेषांक निकाले थे एक जमाने में। एक विशेषांक प्रेम पर निकाला था और एक विशेषांक बेवफाई पर निकाला था। तो ये जो सब कुछ कला है और सब कुछ को एक ही फ्रेम में बांधा जा सकता है, ये जो विशेषांक है ये नमूना है उस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क के। संपादक महोदय ने उपरोक्त दोनों पदबंधों के आधार पर अतीत से लेकर वर्तमान तक की साहित्यिक रचनाओं को वर्गीकृत करके पेश किया और अच्छे जनप्रिय अंक प्रकाशित किए। इन विशेषांकों में शामिल रचनाकारों को समझने के लिए किसी परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक संदर्भ, कल्पना, वैविध्य आदि को समझने की जरूरत नहीं है। यह तो प्रेम और बेवफाई का सर्वसंग्रह है। ये जो विचार विशेष पर इस तरह के संग्रहों के प्रकाशन का हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं में खूब चलन है। यह साहित्य में नए और पुराने का सर्वसंग्रहवाद है और ये चलन वो जनवादियों के यहाँ भी है, प्रगतिवादियों के यहाँ भी है, ये आधुनिकतावादियों के यहाँ भी है, रूपवादियों के यहाँ भी है। इस तरह के सर्वसंग्रहवाद के पीछे ऐसे संग्रहों को निकालने वालों की अपनी साहित्यिक समझ रही है, जिसके आधार पर वे ऐसे खिचड़ी साहित्य की साहित्यिक प्रासंगिकता पर रोशनी डालते हैं। उनके पास अपने सर्वसंग्रहवाद के लिए सुंदर तर्क हैं। पुराने और नए को एक ही साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का साहित्य का सिद्धांत पिटा हुआ एक तरह से पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत है। एक अन्य चीज जो इस दौर में विकसित हुई है वो ये कि जो कुछ लिखा जा रहा है वो सब कुछ साहित्य है और जो साहित्य में आ रहा है वो सब कुछ यथार्थ है। ये दोनों ही चीजें एसेंशियली गलत है। ये दोनों ही धारणाएं एसेंशियली गलत है। इन दोनों धारणाओं के आधार पर साहित्य को देखने और समझने की जो दृष्टि पैदा हुई है उसका साहित्य के दृष्टिकोण से और साहित्य की चेतना से कोई संबंध नहीं है। असल दिक्कत कहां है, जो कि हम लोग समझ सकते हैं अपने तरीके से, कि ये जो कंज्यूमरिज्म जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो ये कंज्यूमरिज्म से प्रभावित साहित्यिक फिनोमेना है। लोग कहते हैं ना कंज्यूमरिज्म साहित्य में कैसे आता है, तो वो इस तरह से सर्वसंग्रहवाद के जरिए आता है और उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट जो काम करता है वो ये कि जैसा कि आप लोग जानते हैं उपभोक्तावाद के लिए सब कुछ जरूरी है। वहाँ कांटा भी मिलेगा, छुरी भी मिलेगी, फ्रिज भी मिलेगा, टीवी भी मिलेगा, वगैरह वगैरह सब चीज मिलेगी। तो उपभोक्तावाद के लिए सब कुछ जरूरी है और सब कुछ बिक सकता है। वहां कचरा और कूड़ा भी प्रासंगिक है। आपके घर से कूड़ा भी ले जाता है व्यक्ति, वो कूड़ा बेचता है, कूड़े की कॉस्ट है और बहुत ही करोड़पति हैं लोग कूड़ा बेचने वाले। जिस तरह बाजार में रिसाइकलिंग की गई वस्तुओं और प्लास्टिक के मालों की बाढ़ आई हुई है, वैसे ही साहित्य में भी नए किस्म का रीतिवाद या रिसाइकलिंग साहित्य या ये जो सर्वसंग्रहवाद ये आ गया है। इसमें पुराने किस्म के रीतिवाद के लक्षण भी शामिल हैं। रीतिवाद की विशेषता है कि सृजन के केंद्र में नकली यथार्थ और निर्मित यथार्थ का आना। कहानी, उपन्यास से लेकर आत्मकथाओं तक निर्मित यथार्थ की बाढ़ आई हुई है। आप किसी पब्लिशर से बात कीजिए, वो तत्काल कहेगा जी आजकल दलित कहानी बहुत लिखी जा रही है
और मांग बहुत है, तो दलित कहानियों का एक संकलन दे दी, तो लेखक लग जाता है, वो दलित कहानियां लिख के ले आता है। अब उसको एक्सपीरियंस का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन वो ले आता है। सो निर्मित साहित्य जो है वो उस मांग पूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसने कहानी उपन्यास से लेकर आत्मकथाओं तक निर्मित साहित्य की एक तरह से बाढ़ पैदा कर दी है। यह एक तरह से साहित्य का स्टीरियोटाइप है, जिसे हम रीतिवाद कहते हैं। जिस तरह रिसाइकलिंग से बनी सामग्री का निजी जीवन छोटा होता है, वैसे ही स्टीरियोटाइप साहित्य की भी उम्र कम होती है। वह स्मृति में टिकता नहीं है, साहित्यिक विवादों के केंद्र में जमा नहीं रहता। और यही वजह कि जो इफरात में किताबें आ रही हैं, जो स्टीरियोटाइप ढंग से लिखी जा रही हैं, निर्मित साहित्य के फ्रेमवर्क में लिखी जा रही हैं, वे आती हैं, छपती हैं, बिकती हैं, डंप हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। हमारे बीच में साहित्यिक प्रवृत्तियों की रिसाइकलिंग हो रही है। साहित्यिक रिसाइकलिंग में एक खास किस्म की मनोदशा या प्रवृत्ति या विचार को लेकर विशेषांक निकाले जा रहे हैं। इनका साहित्य के ऐतिहासिक अतीत और परिप्रेक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। नया ज्ञानोदय के संपादक खुश हैं, जिनका कि मैंने ये प्रेम और बेवफाई नामक जो संकलन का मैंने आपसे जिक्र किया। इस तरह के तकरीबन अधिकांश पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले हैं। तो नया ज्ञानोदय के संपादक खुश हैं कि उन्होंने जो विशेषांक निकाले, उनके कई संस्करण छापने पड़े। एक जमाने में आलोचना पत्रिका के फांसीवाद विरोधी अंक के भी कई संस्करण निकले। नामवर सिंह बहुत खुश थे। क्यों? वो ये नहीं बताते, हम बता रहे। क्योंकि सर्व संग्रह खूब बिकता है। वह वस्तु को उसके अतीत से विच्छिन्न कर देता है, उसे तात्कालिक खपत से जोड़ देता है। इसे साहित्य का उपयोगितावाद कहते हैं। यह टाइम पास करने वाले साहित्य की प्रवृत्ति है। इसका साहित्य की श्रेष्ठ प्रवृत्ति से, ज्ञान की श्रेष्ठ प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं। मीडिया मालों का आस्वाद लेते हुए हम आज कृत्रिम यथार्थ के अभ्यस्त हो गए हैं। यथार्थ और कृत्रिम यथार्थ का अंतर भूल गए हैं। यथार्थ और गैर साहित्य का भेद भूल गए हैं। सामयिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अंतर करना भूल गए हैं। अब हम चीजों को अनालोचनात्मक या संशयवादी की तरह देखते हैं। स्वाभाविक और आलोचनात्मक ढंग से देखने और परखने की कला हमारे जीवन से चली गई है। हमें वास्तव घटना से ज्यादा निर्मित घटना अपील करती है। वास्तव की तुलना में कृत्रिम सुंदर लगने लगा है। वास्तव खबर नकली और नकली खबर वास्तव लगने लगी। और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन पहले से है, मोदी के आने के पहले से। मोदी के आने के बाद तो वो बढ़ा है। नया ज्ञानोदय के प्रेम और बेवफाई पर जो विशेषांक निकाले हैं, उनमें एक तरह से कट पेस्ट की पद्धति का बहुत ही कौशलपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जब कोई संपादक कट एंड पेस्ट की पद्धति का इस्तेमाल करता है, तो वह प्रवृत्ति या विचार विशेष का अंधानुकरण करता है। वह अपने ऊपर विशेष विषय, शैली, भाषा, मनोभाव आदि का मुखौटा लगा लेता है। वह विषय के साथ खिलौने की तरह खेलता है। वह जिस भाषा में बोलता है, वह मरी हुई भाषा है। किसी भी साहित्यिक पत्रिका के विषय विशेष पर प्रकाशित विशेषांक वस्तुतः व्यक्ति की एक विषय के रूप में अंत की घोषणा है। यानी व्यक्ति यानी पर्सन। यानी अब हमारे यहाँ व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो अब एक सब्जेक्ट नहीं है। इसकी एक तरह से हमारी साहित्यिक पत्रिकाओं ने घोषणा कर दी है। वे बताते हैं कि कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन वे असल में मृत भाषा में बयान कर रहे होते हैं। आप इन विशेषांकों में जीवंत व्यक्ति को नहीं देख सकते, उसके सुख दुख को नहीं देख सकते। उनके लिए व्यक्ति की एक विषय के तौर पर उपस्थिति का अंत हो चुका है। अब मनोदशा, प्रवृत्ति या विचार विशेष पर केंद्रित विशेषांक व्यक्ति रहित रूप में आए हैं। वास्तव व्यक्ति से रहित प्रेम और बेवफाई कैसी हो सकती है, इसका उदाहरण है नया ज्ञानोदय के ये दो विशेषांक। यह बात जितनी इस पत्रिका पर लागू होती है, उतनी ही अन्य पत्रिकाओं के विशेषांकों पर भी लागू होती है। साहित्य में व्यक्ति के अवसान का जो पाठ उदीयमान बुर्जुआ जी ने बनाया था, उसकी ही एक चरम अभिव्यक्ति है। इन विशेषांकों में परवर्ती पूंजीवाद में पैदा हुए, यानी जिसे हम लोग नव्य आर्थिक उदारीकरण कहते हैं,
परवर्ती पूंजीवाद में पैदा हुए प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद की कहीं पर भी छाया नजर नहीं आती। प्रेम और बेवफाई पर विभिन्न लेखकों को एक ही धागे में पिरोने के चक्कर में संपादक ने जिस चीज की हत्या की है वह है व्यक्तिवाद। दूसरी चीज जो नदारत है वह है संपादकीय नजरिया। संपादक का काम अतीत को पुनः प्रस्तुत कर देना है। ये सवाल किया जाना चाहिए, क्या जो अतीत में लिखा गया उस सबको कट पेस्ट करके वो पेश कर दे, क्या यही काम संपादक का है? या उसे दोबारा छाप देना यही काम संपादक का है? अगर यह है तो निश्चित तौर पर यह साहित्य में बुरे दिनों के आगमन की सूचना है। फ्रेडरिक जॉनसन के शब्दों में कहें तो यह नए की विफलता और अतीत की कैद में जाना है। इसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, आपकी भाषा में, आप जिससे आप समझ सकें, थीम केंद्रित विशेषांक। थीम केंद्रित अंक हिंदी में तकरीबन हर पत्रिका ने निकाले हैं। थीम केंद्रित अंक इस बात की सूचना है कि हिंदी जगत गहरे अवसाद से गुजर रहा है। फ्रेडरिक जॉनसन को ही मैं यहां कोट करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि थीम पर केंद्रित होकर बातें तभी होती हैं जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा परवर्ती पूंजीवाद के प्रति समाज अवसाद में डूबा हुआ हो। कोट अनकोट। तो जो अवसाद में डूबे हैं उनके लिए प्रेम और बेवफाई विशेषांक अपील कर रहे हैं। साथ ही दार्शनिक तौर पर वह व्यक्ति को चर्चा के केंद्र से हटाने की कोशिश है। अब प्रेम और बेवफाई पर बातें हो रही हैं, व्यक्ति के सामाजिक संसार पर बातें नहीं हो रही हैं। इसी अर्थ में यह एक तरह से जो साहित्य की प्रचलित धारणा है उसके अंत की घोषणा है। फिलहाल इतना ही।